Students, welcome back. How's everybody? So students, this is part 8 of your journal awareness questions section, okay, that came in your SSC CHSL exam. So let's get started. और ये हमारी लास्ट वीडियो है. इसी के साथ हमारे जो SSC CHSL में जर्नल अवेयरनेस के क्वेश्चंस आए थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं. और आपको पता ही है हर क्वेश्चन के साथ मैंने बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं, तो बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जितना भी रिलेटेड टॉपिक्स भी उससे बन रहे हैं वो भी मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, ठीक है, सारी वीडियोस में. और हर बच्चों को मैं यही रिकमेंड करूंगी कि ये सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, चाहे वो एसएससी के लिए, सीजीएल, सीएचएसएल, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा हो, वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बिकॉज हमने इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन दी है हर चीज की. तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं. अपना पहला क्वेश्चन लेते हैं इसमें. Your first question is how many persons received पद्म विभूषण in 2020. 2020 में जो है पद्म विभूषण कितने लोगों को मिला था? 7 लोगों को मिला था, ठीक है. 7 people रिसीव पद्म विभूषण. अब पद्म विभूषण जो है आपका ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, फर्स्ट नहीं है, सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आपका. और किसके बाद है? फर्स्ट कौन सा है आपका? फर्स्ट होता है आपका भारत रत्न, ठीक है. और आपसे क्या पूछा जा सकता है इसमें कि ये जो इंट्रोड्यूस है ये कब हुआ, मतलब ये आपका जो पद्म विभूषण है ये इंट्रोडक्शन कब हुई इसकी? पद्म विभूषण जो है आपका ये आया 2 जैन 1954, ठीक है. 1954 से पद्म विभूषण देना शुरू किया गया है. अब आपसे पूछा जा सकता है कि किस वजह से पद्म विभूषण देते हैं. तो ये पद्म विभूषण दिया जाता है जिन लोगों ने बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस दी होती है हमारे किसी भी फील्ड में, चाहे गवर्नमेंट फील्ड हो चाहे किसी भी फील्ड में, जो बहुत ही एक्सेप्शनल सर्विस देते हैं, जैसे डॉक्टर्स हो गए, आपके साइंटिस्ट हो गए, इन सबको भी मिलता है. बट पद्म विभूषण किसको नहीं मिलता? जो लोग पीएसयूज में सर्व करते हैं, पब्लिक सर्विंग यूनिट, ठीक है, इनमें जो सर्व करते हैं उनको नहीं मिलता. अब तक जो है जनवरी 2020 तक हमें ये आपको लर्न करना है, ये भी कहीं से आ सकता है कि हमारा जैन 2020 तक कितने लोगों को पद्म विभूषण मिल चुका है. तो 314 इंडिविजुअल्स हैव गॉट पद्म विभूषण, ठीक है. और पॉस्टमस आपसे पूछा जा सकता है, मतलब 16 लोगों को, ठीक है, 16 पीपल हैव रिसीव्ड इट आफ्टर देयर डेथ, मतलब पॉस्टमस. एंड 21 जो सिटीजन्स हैं इसमें इसमें जो 21 लोग हैं, सिटीजन्स में नहीं बोलूंगी, 21 जो लोग हैं इसमें से वो नॉन सिटीजन्स हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के वो सिटीजन नहीं है. अब क्या होता है इसमें, अवार्ड जो होता है इसके बारे में थोड़ा सा और सुनिए. 1 मई और 15 सितंबर को हर साल, ठीक है, 1 मई डेट याद रखनी है आपको, 1 मई और 15 सितंबर को हर साल जो है अवार्ड के लिए रिकमेंडेशन जाती हैं, ठीक है. जो किसके किसके पास रिकमेंडेशन जाती है? एक पद्मा अवार्ड कमेटी है, ठीक है. इस कमेटी के पास रिकमेंडेशन जाती है, और इस कमेटी का गठन किया था, किसने बनाई थी? ये पीएम ने इस कमेटी को बनाया था, ठीक है. अब जो भी रिकमेंडेशन जाएंगी, जैसे सारे स्टेट जो है रिकमेंडेशन देते हैं, यूनियन टेरिटरीज रिकमेंडेशन देती हैं अपनी तरफ से कि किसको ये अवार्ड दिया जाना चाहिए, मिनिस्टर्स की तरफ से रिकमेंडेशन जाती हैं. जिनको पहले भारत रत्न और पद्म विभूषण मिल चुका है पहले ही, वो रिकमेंड करते हैं कुछ नेम, सीएम रिकमेंड करते हैं, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कमेटी रिकमेंड देती है, ठीक है. अब ये सब लोग जाके क्या करते हैं? रिकमेंडेशन देते हैं पद्मा अवार्ड कमेटी को. अब ये पद्मा अवार्ड कमेटी जो है आपकी, फिर ये जितने भी नाम्स फाइनल करती है, ये सारे नाम आगे पास करती है पीएम को और प्रेसिडेंट को कि भाई हमने ये हमारे रिकमेंडेशन है, आप इसको अप्रूव कर दीजिए. फिर पीएम और प्रेसिडेंट जो है अप्रूव करते हैं. अब रिपब्लिक डे पे ये अवार्ड जो हैं, जो अवार्ड के रिसिपिएंट्स हैं, ये अवार्ड जो है अनाउंस होते हैं, ठीक है. कब होते हैं? रिपब्लिक डे. और रिपब्लिक डे कब है आपका? 26 जनवरी को दिए जाते हैं ये अवार्ड. अब आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें कि फर्स्ट रेसिपिएंट, जिसको ये टॉपिक ज्यादा लंबा लग रहा है, आई वुड अगेन से यू कि काइंडली स्किप दिस पार्ट या फिर स्पीड बढ़ा लें, ठीक है. फर्स्ट रेसिपिएंट अगर आपसे पूछा जाएगा तो सत्येंद्र नाथ बोस. सत्येंद्र नाथ बोस आपको याद रखना है, इनको पहली बार जो है पद्म विभूषण मिला था. देन मिला था आपके नंदलाल बोस को, जाकिर हुसैन को मिल चुका है पद्म विभूषण, बाबा बाला साहेब गंगाधर खेर को मिला है, वीके कृष्णा मेनन, जिग्मा बोर्गी,
वेंगचुक को, ठीक है, इनको 1954 में ये अवार्ड मिला था पद्म विभूषण। अब 25 जनवरी 2020 को किस किस को मिला है, तो ये रिलेटेड है इस क्वेश्चन से, तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कब मिला था ये 2020 में। 25 जैन को ये अवार्ड जो है मिला था, किस किस को, कौन कौन रिसिपिएंट्स थे इसके। एक थे आपके, लिख लीजिएगा कहीं इसको, कि पहले थे जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, जो 2020 में मिला है, जॉर्ज फर्नांडिस को मिला है। और इनको मिला है पोस्टमस, मतलब मरने के बाद, अब ये जिंदा तो है नहीं। दूसरा मिला है आपका अरुण जेटली जी को, ये इंपॉर्टेंट है, नेम याद करने हैं आपसे, पूछा जा सकता है। अरुण जेटली जी को मिला है, इनको भी पोस्टमस मिला है, आपको पता है ये भी अभी इस दुनिया में नहीं रहे हैं। आपको फिर मिला है आपका अनिरुद्ध जगन्नाथ को, मैरी कॉम को मिला है, ठीक है, चन्नूलाल मिश्रा को मिला है, और सुषमा स्वराज जी को मिला है पोस्टमस, ठीक है। इस बार जो है हमारे 4 लोगों को पोस्टमस अवार्ड मिला है पद्म विभूषण, जॉर्ज फर्नांडिस, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और विश्वनाथ तीर्था को भी पोस्टमस मिला है अवार्ड, ठीक है। सारे के सारे मैंने 7 नेम्स आपको बता दिए हैं। अब 2019 में आपसे, अब जैसे 2020 का हमने डिस्कस कर लिया, सिमिलरली आपसे 2019 के भी पूछे जा सकते हैं। तो 2019 के सुन लीजिए आप, ये मिले थे 26 को, रिपब्लिक डे वाले दिन, ठीक है, 26 को रिपब्लिक डे वाले दिन। अब किस किस को मिला था, एक तो मिला था कुलदीप नैयर को, कुलदीप नैयर, ये एक जर्नलिस्ट है, ठीक है। फिर मिला था पॉस्थमस, ठीक है, ये क्या कहते हैं, पॉस्थमस अवार्ड मिला था, और मिला था आपका गौतम गंभीर को। फिर आपका इंडियन कोरियोग्राफर जो है प्रभु देवा को मिला था। एक्टर कादर खान है, इनको पॉस्थमस अवार्ड मिला था। और पद्म भूषण जो है हमें कितने मिल चुके हैं, 14 पद्म भूषण मिले थे और 94 पद्मश्री मिले थे, ठीक है, याद रखना है आपको, 14 पद्म भूषण और 94 पद्मश्री 2019 में। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, Who among the following is related to chess game? अब इसमें आपको नेम दिए होंगे 4, तो उसमें से जो ये डिंग लेरन का है, ये ऑप्शन ठीक था, ठीक है। आपसे ये पूछा जा सकता है कि फर्स्ट चेस का इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट कब हुआ था और कहाँ हुआ था। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, इंटरनेशनल चेस टूर्नामेंट हुआ था आपका लंदन में। देन आपको ईयर पूछा जा सकता है, तो 1851 में पहली बार चेस टूर्नामेंट हुआ था, ठीक है। अब जो है ये टॉप चेस टूर्नामेंट में लिनार्स चेस टूर्नामेंट और कौन कौन सा आता है, टाटा स्टील चेस टूर्नामेंट, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द विंटर ओलंपिक्स हेल्ड? अब ये जो विंटर ओलंपिक्स हैं आपके कब हुए थे, फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स आपके कब हुए थे, तो ये हुए थे 1924। कहाँ हुए थे, चामोनिक्स सिटी फ्रांस में, ठीक है। थोड़ा सा विंटर ओलंपिक्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कि आपको पता है कोई भी ओलंपिक्स जो होते हैं आपके, दीज आर हेल्ड एवरी 4 ईयर्स, ठीक है, इन एवरी 4 ईयर्स, मतलब हर 4 साल के गैप के बाद ये टूर्नामेंट होते हैं। अब ये जो टूर्नामेंट है आपके 4 सालों के बाद होते हैं, और ये होते कहाँ पर है, स्नो एंड आइस में। अब विंटर टूर्नामेंट नाम है तो आपको समझ ही आता होगा, स्नो और आइस में होते हैं। अब आपसे ये पूछा जा सकता है फर्स्ट विंटर ओलंपिक्स गेम जो है आपके कहाँ हुए थे, तो ये चामोनिक्स फ्रांस में हुए थे। विंटर ओलंपिक गेम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से विंटर ओलंपिक गेम्स हैं, जैसे आपके रीजनिंग में ना कोई नाम आ सकता है, और इसमें से आपको ऑड वन आउट चूज करना होता है, ठीक है। तो इसमें कर्लिंग बॉब्सले है, कर्लिंग है, आइस हॉकी है, देन आपका नॉर्डिक है, कंबाइंड, नॉर्डिक कंबाइंड, ये आपके विंटर तो उसमें आते हैं। देन आपका स्पीड स्केटिंग है, फिगर स्केटिंग है, आपका जंपिंग है, स्काई जंपिंग है, काफी सारी चीजें हैं जो इसमें आती हैं, ठीक है। जब 1992 तक क्या होता था हमारे यहाँ, ये आपको याद रखना है, थोड़ा सा अगर और डिटेल में कभी पूछा जाए तो आपसे कहीं किसी एग्जाम में, 1992 तक जो हमारे विंटर और समर ओलंपिक्स हैं वो सेम ईयर में होते थे। जैसे कि मान लो कोई 1990 में आपके समर ओलंपिक्स हुए, तो उसी टाइम में भी उसी टाइम विंटर ओलंपिक्स भी होंगे, ठीक है, सेम ईयर में। लेकिन फिर 1992 के बाद क्या डिसाइड हुआ कि हम एक उसमें वो नहीं करेंगे,
तो ये डिसाइड किया आईओसी ने कि इनको हर 4 साल में तो कराना ही है, लेकिन अलग अलग सालों में, जैसे कि अब एक 1902 में हो गया तो दूसरा ओलंपिक 1903 या 4, कभी भी ऐसा होगा, हर 4 साल में होंगे लेकिन ईयर्स अलग होंगे सबके, ठीक है, सेम ईयर में विंटर और समर ओलंपिक्स नहीं करवाने। सेकेंड थिंग आपको याद रखनी है कि बर्लिन जो है वो फर्स्ट सिटी है जिसने ओलंपिक, या फर्स्ट सिटी होगी जिसने समर और विंटर ओलंपिक्स एक साथ कराएगी, ठीक है, बर्लिन ऐसी सिटी होगी। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु वॉज द 13th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? इंपॉर्टेंट है, याद करना है, ठीक है, और इस क्वेश्चन को ढंग से सुनना है। देखो, 13 प्रेसिडेंट तो थे आपके, वो थे आपके प्रणब मुखर्जी, ठीक है। अब थोड़ा सा प्रेसिडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेसिडेंट क्या होते हैं? आपके हेड ऑफ स्टेट। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द हेड ऑफ स्टेट, तो प्रेसिडेंट है आपके हेड ऑफ स्टेट। सेकेंड थिंग, अगर आपसे पूछा जाए सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म फोर्सेस, सुप्रीम कमांडर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, ये भी आपके कौन होते हैं? प्रेसिडेंट। सेकंड, थर्ड वन, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया आपसे पूछा जा सकता है। फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया कौन होते हैं? ये भी आपके प्रेसिडेंट होते हैं। अब प्रेसिडेंट को जो इलेक्शन होता है वो किस तरीके से होता है? हम लोग अपने प्रेसिडेंट को डायरेक्ट चूज नहीं करते, ये जो चूज करते हैं ये ही इज इलेक्टेड बाय इलेक्टोरल कोलाज कंपोज्ड ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, विधानसभा आई मीन राज्यसभा और ये सब करके इनका एक इलेक्टोरल कोलाज बनता है और वहीं से जो है हमारे प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। प्लस आपसे एक चीज पूछी जा सकती है, अब तक कि हमारे कितने प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं? तो अभी तक हमारे 14 प्रेसिडेंट्स रह चुके हैं, जिसमें से ना 3 जो है हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट्स थे, ठीक है। सेकेंड थिंग आपसे पूछा जा सकता है कि ये 14 प्रेसिडेंट्स कब से रहे? तो 1950 से लेकर हमारे 14 प्रेसिडेंट रह चुके हैं और 3 एक्टिंग प्रेसिडेंट। एक्टिंग प्रेसिडेंट क्या होते हैं कि मान लो जैसे हमारे प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन, ठीक है। अब जाकिर हुसैन का सबको पता है, वो उनका ऑफिस में ही जो है वो एक्सपायर हो गए थे, उनका निधन ऑफिस में ही हो गया था। तो जाकिर हुसैन की जगह उस टाइम पे वीवी गिरी, उनकी जगह जो वाइस प्रेसिडेंट थे हमारे वीवी गिरी उस टाइम पे, उन्होंने प्रेसिडेंट का पद संभाला था और वही एक्टिंग प्रेसिडेंट और एज अ प्रेसिडेंट वहां पर काम कर रहे थे, ठीक है। ये होता है एक्टिंग प्रेसिडेंट का मतलब, कि किसी की जगह पे कोई आके काम करता है, ठीक है। अब क्या था, तो वीवी गिरी है 1969 में एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। याद रखना है आपको, 1969 में वीवी गिरी एक्टिंग प्रेसिडेंट थे और किसकी जगह पे आए थे? ये जाकिर हुसैन की जगह पे। सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, पहले भी मैंने आप सबको ये पढ़ाया है किसी स्लाइड में, तो देख लीजिएगा उसमें भी, ठीक है। सेकंड, डॉक्टर आपसे ये पूछा जा सकता है इसमें प्रेसिडेंट के टॉपिक में कि फर्स्ट प्रेसिडेंट who was the first president of India? तो फर्स्ट प्रेसिडेंट was राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। देन आपसे पूछा जाएगा कि उसके बाद जो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ठीक है, एक तो ये वाले इन्होंने एक्टिंग प्रेसिडेंट का काम किया, और ऑफिस में कौन मरे थे? ये जो फखरुद्दीन अली अहमद थे ये भी ऑफिस में मरे थे, ठीक है। इनका भी निधन जो है ऑफिस में ही हुआ था। अब वीवी गिरी के बाद कौन आए थे? वीवी गिरी के बाद हमारे एक्टिंग प्रेसिडेंट बने थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ठीक है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह फखरुद्दीन अली अहमद की जगह पे आए थे। अब थोड़ा सा और प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। 12th प्रेसिडेंट अगर आपसे पूछा जाए तो 12th प्रेसिडेंट थी आपकी प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा पाटिल जी, ठीक है। अब प्रतिभा पाटिल जी जो थी आपकी, ये फर्स्ट वुमेन थी, फर्स्ट वुमेन टू होल्ड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। देन आपसे पूछा जा सकता है कि ये फर्स्ट वुमेन ने ऑफिस तो होल्ड करा प्रेसिडेंट का, आपसे ईयर पूछा जा सकता है, तो 2007 में जो है हमारी प्रतिभा पाटिल जी प्रेसिडेंट बनी थी, ओके। 25 जुलाई को 2017, अब हम अपने करंट प्रेसिडेंट के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 25 जुलाई 2017 तो को हमारे रामनाथ कोविंद जी, अब हमारे प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद, ठीक है, लर्न करना है, होना चाहिए बाय हार्ट याद। तो रामनाथ कोविंद जी हमारे प्रेसिडेंट हैं फिलहाल। 25 जुलाई 2017 को इन्होंने प्रेसिडेंट की ओथ ली थी, ओके।
आपसे और पूछा जा सकता है रामनाथ कोविंद के पहले कौन थे, तो ये बताइए मुझे जरा। रामनाथ कोविंद जी के पहले थे हमारे प्रणब मुखर्जी। ठीक है, इन ये कब से कब तक का सर्व किया था इन्होंने टाइम पीरियड? 2012 से 2017 तक हमारे थे प्रणब मुखर्जी। प्रणब मुखर्जी से पहले हमारे कौन थे? प्रणब मुखर्जी से पहले थी हमारी प्रतिभा पाटिल जी, जो 2007 से 2012 तक इन्होंने रूल करा था। और उनसे पहले ही अब्दुल कलाम का भी आपको याद रखना है। अब्दुल कलाम सर जो थे हमारे, उन्होंने 2002 से 2007 तक का पीरियड जो है हमारे इंडिया में एज अ प्रेसिडेंट सर्व किया था। अब थोड़े से प्रेसिडेंट्स और बात कर लेते हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी थे, उसके बाद उनके बाद जाकिर हुसैन थे। ठीक है, फिर 3-4 और प्रेसिडेंट आए, और फिर मैंने ये आपको रिसेंट के बता दिए हैं जो आपको इम्पोर्टेंट लर्न करने हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट की लिस्ट जरूर देखिएगा एक बार अपने इंटरनेट पे। चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। जीएसटी कम्स अंडर विच अमेंडमेंट एक्ट? जीएसटी कौन से अमेंडमेंट एक्ट के अंडर आता है? जीएसटी ये आता है आपका 101, 101। ठीक है, 101 अमेंडमेंट एक्ट। अब जीएसटी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। जीएसटी की पहली चीज तो आपको फुल फॉर्म ही याद होनी चाहिए, तो इट इज गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, देन किस तरीके का ये किस तरीके का टैक्स है? फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या ये डायरेक्ट टैक्स है या इनडायरेक्ट टैक्स है? एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स। सारे के सारे पॉइंट्स जो मैं बता रही हूँ उसको नोट करते जाओ। ठीक है, अब क्या होता है कि ये है क्या? इट्स अ कंजम्पशन टैक्स ऑन सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब मतलब कि ये टैक्स गुड्स और सर्विसेज पे लगता है, ये कंजम्पशन टैक्स है। अब ये जो हमारे टैक्स है जीएसटी, ये कितनी स्लैब्स में डिवाइडेड है ये आपसे पूछा जा सकता है। कितनी स्लैब्स में डिवाइडेड होता है? तो ये आपका जीएसटी है 5 स्लैब्स में डिवाइडेड। ठीक है, 5 में कैसे कैसे? एक तो आपकी स्लैब है 0% की, 5% की, देन 12% की एक स्लैब है, 18% की स्लैब है, और 28% की स्लैब है। इंपॉर्टेंट है, लर्न करना है। ठीक है, जीएसटी की 5 स्लैब्स हैं। दूसरा, आपसे एक चीज पूछी जा सकती है कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो हैं वो जीएसटी में, जीएसटी की स्लैब में नहीं आते, जीएसटी से एग्जेम्प्टेड हैं। देखो, एक तो है आपके पेट्रोलियम, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो जिस पे जीएसटी नहीं लगता। ठीक है, दूसरा है आपकी अल्कोहलिक ड्रिंक्स। देखो ना, मतलब कैसी सरकार है, मतलब अल्कोहलिक ड्रिंक्स, इन पे भी आपका जीएसटी नहीं लगता। फिर है आपका इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इन पे भी जीएसटी के रूल्स लागू नहीं होते। इस पर ये नहीं है कि इन पे कोई भी टैक्स नहीं लगता। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, अल्कोहलिक ड्रिंक्स और इलेक्ट्रिसिटी, इन तीनों पे जो है स्टेट गवर्नमेंट अपना टैक्स लगाती है। ठीक है, जिस जिस स्टेट में, हर स्टेट में अपनी गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट, वो स्टेट की गवर्नमेंट इन चीजों पे अपना खुद का टैक्स इम्पोज करेगी। अब आपसे ये पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा जो है जीएसटी वाले स्लैब में कौन से प्रोडक्ट्स आते हैं? तो ये 28 डिग्री वाली में, जिसमें ना 22% सेस और एक्स्ट्रा उसमें भी वो है 28% के साथ में। तो ये कौन कौन से आते हैं आपके? ये हैं आपके एक तो टबैको प्रोडक्ट्स। ठीक है, टबैको प्रोडक्ट्स आते हैं इसमें, प्लस आपकी लग्जरी कार्स आती हैं, और आपका आता है एरिएटेड ड्रिंक्स। एरिएटेड ड्रिंक्स पता ही होगा, कोल्ड ड्रिंक्स। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक्स टाइप ये जो होती हैं वो आती हैं इस लैब में। चलिए, अब और इम्पोर्टेंट चीज कि ये जो जीएसटी था ये हमारा लागू कब हुआ था, ये आपको डेट लर्न होनी चाहिए बाय हार्ट। ये हुआ था आपके 1 जुलाई 2017। ठीक है, मिडनाइट में ही एक अनाउंसमेंट हुई थी बहुत प्यारी सी, जिसमें मोदी जी ने कह दिया था, मोदी जी की गवर्नमेंट थी बीजेपी की, कि भाई अब से आपके, अब जीएसटी का वो होगा। हर चीज जो मोदी जी अनाउंस करते हैं पता नहीं क्यों मिडनाइट में ही होती है, तो लोगों को डर लगा रहता है अब तो आधी रात से भी। अमेंडमेंट कौन सी थी डिस्कस कर लिया हमने, 101 अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, क्या हुआ था अमेंडमेंट एक्ट के तहत? 28 दिसंबर 2018 को पैनल ऑफ फेडरल एंड स्टेट फाइनेंस ने जीएसटी के रेट अब देखो, जीएसटी लग गया हमारा। ठीक है, हमें पता है 2017 1 जुलाई को जीएसटी लग गया था चीजों पे, मिडनाइट पे अनाउंसमेंट कर दी थी। 28 जुलाई, अब लोगों की तरफ से काफी कुछ वो आने लग गया, तो लोगों ने फिर थोड़ा सा ढील दी गई जीएसटी में, और रिवाइज रेट्स आपसे पूछ सकते हैं कि हमारे जो जीएसटी था इसमें रिवाइज कब हुआ। अब ये वाले रेट्स तो है, कुछ चीजों में ना
जैसे कुछ चीजें इसमें से बाहर निकाल दी, कुछ चीजें इस स्लैब से बाहर निकाल दी, कोई चीजें किसी स्लैब में कर दी, तो वो चेंजेस कब हुए आपके 22 दिसंबर 2018 को ये जो है जीएसटी की ये जो टैक्स बाद में रिवाइव हुए थे। ठीक है, कितने गुड्स के कितने गुड्स थे इस पे, कितने थे, ये थे आपके 28 गुड्स पे जो है ये टैक्स जो है रिवाइव हुआ था, दोबारा से सोचा था। ठीक है, अब अमेंडमेंट एक्ट जो है ये 101 है, प्लस आपसे पूछा जा सकता है बिल कौन सा था, 122 बिल था। ठीक है, 122 अमेंडमेंट बिल था और एक्ट थी 101। आपको बताया था मैंने, सबसे पहले बिल पास होते हैं कैबिनेट में। ठीक है, जब ये बिल पास हो जाएंगे ना, पहले बिल निकलेगा, बिल इंट्रोड्यूस होगा, अगर वो पास हो जाता है आपसी सहमति से, एक प्रोसीजर होता है बिल पास कराने का भी, उसी के बाद जाके एक्ट बनता है। ऐसे कितने सारे बिल होते हैं जो लेके आते हैं, चाहे लोकसभा, ठीक है, ये सब लेके आते हैं, लेकिन ये बिल आगे जाके एक्ट बनते हैं या नहीं उसी पे डिपेंड करता है। तो बिल तो 122 बार 122 वाला था, लेकिन ये जो पास हुआ था एक्ट बना था ये 101 वाला एक्ट था। ठीक है, काफी इंफॉर्मेशन दे दी जीएसटी के अंदर। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, व्हेन वाज ईडन गार्डन स्टेडियम बिल्ड? ये जो ईडन गार्डन स्टेडियम है ये आपका बना था 1864 में। ठीक है, डिस्कस करते हैं ईडन गार्डन स्टेडियम के बारे में। कौन सा स्टेडियम है ये? क्रिकेट एंड फुटबॉल स्टेडियम है ये आपका। सेकेंड थिंग, मल्टीपर्पज ग्राउंड। ठीक है, मल्टीपर्पज ग्राउंड इसको इसलिए बोलते हैं कि सिर्फ ये फुटबॉल के लिए नहीं है, ये क्रिकेट भी खेलते हैं और चीजों के लिए भी यूज हो जाता है। एस्टेब्लिशमेंट हुई थी इसकी 1864 में और ये ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है इन इंडिया। ठीक है, याद रखना है, ओल्डेस्ट एंड सेकंड लार्जेस्ट इन इंडिया। अब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट क्यों है? क्योंकि अभी जो है एक हमारा न्यूली बिल्ट सरदार पटेल स्टेडियम है, सरदार पटेल स्टेडियम इंडिया में। ठीक है, याद रखना है इस चीज को, सरदार पटेल स्टेडियम पहला है और उसके बाद अब ये हो गया है आपका ईडन गार्डन स्टेडियम, क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा ग्राउंड। फिर आपसे बोला जाएगा कि उसके बाद एक मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड है, वो सबसे बड़ा है। ठीक है, वर्ल्ड में कौन सा ये, और थर्ड में आई एम सॉरी, वर्ल्ड में थर्ड जो है ये बड़ा है ईडन गार्डन। सेकंड तो हमारा इंडिया में है और वर्ल्ड में थर्ड। ठीक है, पहले पे आएगा सरदार पटेल, दूसरा है आपका मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। अब आपसे ये पूछा जा सकता है विच ग्राउंड इज रिगार्डेड एज होम ऑफ इंडियन क्रिकेट? तो होम ऑफ इंडियन क्रिकेट कौन सा ग्राउंड को बोलते हैं? होम ऑफ इंडियन क्रिकेट भी जो है ये ईडन गार्डन ग्राउंड को आप हम बोलते हैं। ठीक है, लोकेशन पूछी जा सकती है कि ईडन गार्डन कहाँ लोकेटेड है, तो ये लोकेटेड है आपके वेस्ट बंगाल, कोलकाता। ओके, एनफ इंफॉर्मेशन, चलें आगे, चलो। Who won the साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर 2019? अवार्ड 2019 फॉर हिंदी, तो ये मिला था नंद किशोर आचार्य जी को। अब ये साहित्य अकेडमी अवार्ड कब से दिए जा रहे हैं आपके, याद रखना है 1955 से। ठीक है, 1955 में पहली बार मिला था, 1955 से दिए जा रहे हैं। किसके थ्रू दिए जा रहे हैं? ये दिए जा रहे हैं आपके नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, सॉरी, नेशनल अकेडमी, नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर। ठीक है, यहाँ से मिल रहा है और इसी को हम साहित्य अकेडमी भी बोलते हैं। अगर आपसे बोल दिया जाए साहित्य अकेडमी या फिर नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, कंफ्यूज नहीं होना, दोनों एक ही हैं। ठीक है, किसको दिया जाता है? ये दिया जाता है आपके राइटर्स को। क्यों दिया जाता है? फॉर देयर एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन, परफॉर्मेंस, कंट्रीब्यूशन इन अपलिफ्टमेंट ऑफ आर इंडियन लिटरेचर, हमारे इंडियन लिटरेचर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, ये दिया जाता है आपके राइटर्स को। तो अगर आपसे पूछा जाए लिटरेचर की फील्ड में कौन सा अवार्ड दिया जाता है, तो लिटरेचर की फील्ड में दिया जाता है साहित्य अकेडमी अवार्ड। ठीक है, इंडियन लिटरेचर को जो बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड को दिया जाता है जिन जिन लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया होता है, कोई लेख लिखा होता है, कोई पोएम लिखी होती है, कोई नॉवल लिखी होती है, उनको मिलता है अवार्ड। ठीक है,
ये पूछा जा सकता है, वैसे आएगा नहीं, बट कब ऐसा हुआ था जब ये अवार्ड नहीं दिया गया? तो 1962 में बस एक ऐसा साल है जब साहित्य अकेडमी अवार्ड किसी को भी नहीं दिया गया था। 2019 में जो है ये अवार्ड मिला था नंद किशोर आचार्य जी को। ठीक है, आंसर भी जो है ये किसकी वजह से? इन्होंने एक पोयम लिखी थी। पोयम कौन सी थी? ये दी चिल्लाते हुए अपने को। ठीक है, चिल्लाते हुए अपने को। अब ये CHHELATTEY कुछ इस तरीके का है, चिल्लाते हुए अपने को। इस पोयम के लिए मिला था इनको। ठीक है, 2018 में अगर पूछा जाए, 2018 में अगर पूछा जाए तो 2018 में मिला था ये चित्रा मुदगल को। चित्रा मुदगल लर्न करना है। ठीक है, और किसकी वजह से मिला था? इनको मिला था इनकी नॉवल की वजह से। कौन सी नॉवल लिखी थी इन्होंने? पोस्ट बॉक्स नंबर 203। पोस्ट बॉक्स नंबर 203 के लिए इनको अवार्ड मिला था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। The next question says Dudh Falls is located on which or in which of the following states? दूध फॉल्स कहाँ पर लोकेटेड है? देखो, नाम से ही पता चल रहा है, दूध सागर, दूध आ गया। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? दूध सागर फॉल्स को सी ऑफ मिल्क भी इसको बोला जाता है। ओके, देन इसमें जो है तीन टायर, आई एम सॉरी, 4 टायर्ड वाटरफॉल है जो इस पे लोकेटेड है। कौन सी रिवर पे? तो रिवर है आपकी मंदोवी रिवर। ठीक है, दूध सागर वाटरफॉल्स है आपकी मंदोवी रिवर पे। एंड कहाँ पर है ये मंदोवी रिवर? ये है आपकी गोवा में। और ये कहाँ पड़ती है? 60 किलोमीटर फ्रॉम पानाजी, ये उसकी लोकेशन है। और ये ना एक रेलवे स्टेशन है आपका, नहीं सॉरी, रेलवे ट्रैक है। और यहाँ पर माउंटेन है, यहाँ पर जो है ये फॉल्स गिर रहे हैं। तो इस ट्रैक का नाम आपको पता होना चाहिए कि कौन से ट्रैक के वहां है। जैसे हमारी ट्रेन नहीं जाती और हम देख रहे हैं साथ में से झरना गिर रहा है, और ट्रैक ऊपर बना हुआ है और नीचे से पानी गिर रहा है, झरने का जा रहा है, तो इसी तरीके का वहां पर है गोवा में भी। तो इस ट्रैक का नाम है मडगांव और बालगावी रेल रूट। ठीक है, मडगांव और बालगावी रेल रूट पे ये जो फॉल्स है ये लोकेटेड है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। डच्चीगम नेशनल पार्क इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? पता ही होगा लोगों को ये अच्छे से। डच्चीगम नेशनल पार्क जो है ये जम्मू एंड कश्मीर में लोकेटेड है। और ये जम्मू एंड कश्मीर क्या है? आपकी यूनियन टेरिटरी। पूछ सकता है कब बना था ये? तो 1981 में ये बने थे। ठीक है, 81 है, 87 मत पढ़ना इसको। चलो आगे चलते हैं। व्हाट इज द रिलेटिव डेंसिटी ऑफ सिल्वर? आपसे सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी पूछी है, तो सिल्वर की रिलेटिव डेंसिटी है आपकी 10.8। वाटर की अगर पूछी जाए तो कितनी होती है आपकी? 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। गोल्ड की अगर पूछे ये होती है आपकी 19.3। रिलेटिव डेंसिटी होती क्या है? रिलेटिव डेंसिटी होती है डेंसिटी जिस सैंपल की आपको नापनी है। ठीक है, डेंसिटी ऑफ सैंपल अपॉन में क्या होता है? डेंसिटी ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अपॉन डेंसिटी ऑफ रेफरेंस सब्जेक्ट। अब क्या है ये रेफरेंस सब्जेक्ट? देखो, अगर मान लो आपको ऑयल वगैरह की निकालनी है, लिक्विड है, तो हम ऑयल की डेंसिटी इस पानी की डेंसिटी से वो कर देंगे और तब उसकी रिलेटिव डेंसिटी निकल जाएगी। मतलब जो भी आपका रेफरेंस सब्जेक्ट है। अब सॉलिड या लिक्विड के लिए हम वाटर को लेते हैं रेफरेंस में, और गैसेस के लिए हम एयर की डेंसिटी को लेते हैं। ठीक है, चलो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। When was Rovers Cup started? Rovers Cup के बारे में पहले भी हम स्लाइड्स में 2 बार डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैंने यहाँ एक्सप्लेनेशन नहीं दी। 1891 में रोवर्स कप स्टार्ट हुआ था, और किसके लिए दिया जाता है? फुटबॉल की फील्ड में दिया जाता है, फॉर फुटबॉल टूर्नामेंट ऑफ इंडिया। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्क वॉज एस्टैब्लिश्ड इन विच ईयर? इंपॉर्टेंट है, अच्छे से इसके नोट्स बना लो। 8 दिसंबर 1985 को जो है सार्क की एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। किधर हुई थी ये ढाका, बांग्लादेश। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में सार्क की जो एस्टैब्लिशमेंट हुई थी। पूछा जा सकता है कि फुल फॉर्म बताओ इसकी, तो फुल फॉर्म है आपकी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन।
ठीक है, ये आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है सार्क की क्या है, तो ये डेफिनेशन है। किसने ये सार्क बनाया था? ये बनाया था सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क ने। ठीक है, एस्टैब्लिशमेंट, अब मेंबर स्टेट्स आपसे पूछे जा सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेंबर स्टेट्स कौन कौन से हैं सार्क के? तो सार्क के मेंबर स्टेट्स हैं आपके, एक तो अफगानिस्तान, देन बांग्लादेश, देन भूटान, इंडिया, पाकिस्तान, मालदीव्स, नेपाल, मेरे साथ साथ रिवीजन करते रहा करो, नेपाल, श्रीलंका। ठीक है, ये सारे स्टेट्स हैं सार्क के। देन आपसे पूछा जा सकता है सार्क का सेक्रेटेरिएट कहाँ पर है? सेक्रेटेरिएट तो ये है आपका कहाँ पर? काठमांडू, नेपाल में। याद रखना है, काठमांडू नेपाल में सार्क का सेक्रेटेरिएट है। अब ये सार्क हुआ किस वजह से था? ये था ट्रेड रिलेशंस को एस्टैब्लिश करने के लिए सारे देशों में अच्छे से। ठीक है, इस वजह से सार्क की स्थापना हुई थी। किसी दिन वीडियो लूंगी, इस पे भी बड़ा सा आपको बताऊंगी किस वजह से, क्या क्या सर्कमस्टांस हुए थे, कैसे बना था ये सार्क की फॉर्मेशन हुई क्यों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जीतू राय एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? जीतू राय जो है आपके शूटिंग से एसोसिएटेड हैं। इनको और क्या बोला जाता है? ये एक नेपाली शूटर है। ठीक है, नेपाल से बिलोंग करते हैं, ये नेपाल के रहने वाले हैं। इनको सूबेदार मेजर जीतू राय कहते हैं। ठीक है, सूबेदार मेजर जीतू राय। फिर आपसे इसमें बोला जा सकता है कि ये जो कौन कौन से उसमें compete करते हैं, तो ये एक तो 10 मीटर एयर पिस्टल में और 50 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में ये जो है पार्टिसिपेट करते हैं। अब जीतू राय से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन आप हम देते हैं। अब इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था। ठीक है, 2016 में इनको खेल रत्न अवार्ड मिला था जीतू राय जी को। देन 2020 में, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है 20 वाला। ठीक है, जीतू राय को पद्मश्री मिला था, पद्मश्री। पद्मश्री क्या है? ये फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ठीक है, फोर्थ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। पहला भारत रत्न, फिर पद्म विभूषण, पद्म भूषण, और फिर पद्मश्री। ठीक है, देन आपसे बोला जाएगा कि भाई इनको 2020 में पद्मश्री मिला था, और गोल्ड इन्होंने 2018 में ना, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। गोल्ड किस में जीता था इन्होंने? कॉमनवेल्थ गेम्स में। कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे ना जब हमारे 2018 में, इन्होंने, जीतू राय जी ने गोल्ड मेडल जीता था। और कौन से में? मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल में। एनफ इंफॉर्मेशन, आगे चलते हैं। मैग्नस कार्लसन इज रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? ये हैं आपके चेस से रिलेटेड, और ये नॉर्वेगियन चेस प्लेयर है, नॉर्वे के। ठीक है, नॉर्वेगियन चेस प्लेयर। आगे चलते हैं। Who was the president of India at the time of emergency? इमरजेंसी कब लागू हुई थी? इंदिरा गांधी के टाइम पे। तो इंदिरा गांधी पीएम थी तब। पीएम कौन था? इंदिरा गांधी। एंड प्रेसिडेंट थे आपके फखरुद्दीन अली अहमद। कब लगी थी इमरजेंसी आपकी? 25 जून 1975 को इमरजेंसी हमारे इंडिया में लगी थी। आपसे पूछा जा सकता है कि अब तक कितनी बार हमारे स्टेट में, हमारे इंडिया में, कंट्री में कितनी बार इमरजेंसी लग चुकी है? तो 3 टाइम्स हमारे इंडिया में इमरजेंसी लग चुकी है। कब कब लगी थी इमरजेंसी हमारी? देखो किस केस में लगी थी बेसिकली। ये इमरजेंसी हमारी लगी थी एक्सटर्नल एग्रेशन ऑफ वॉर और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से। जो तीनों बार ही हमारी इमरजेंसी लगी है ना, एक्सटर्नल एग्रेशन मतलब बाहर से किसी ने हमला कर दिया, फिर अंदर की इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से ही जो है इमरजेंसी लगी थी। मेरी अभी जो मैंने रिसेंट वीडियो लगाई थी पार्ट 7 में, आप जरूर देखिएगा। प्रेसिडेंट के नीचे आपको इमरजेंसी टॉपिक मिलेगा जहां पर हमने डिस्कस करा अपने क्वेश्चंस में, आपको अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, उसके ऊपर जरूर देखिएगा आर्टिकल 352, और ये जो 42nd अमेंडमेंट था ये आर्टिकल 52 में, और 44 आपसे पूछा गया था कि ये 44th अमेंडमेंट क्या है, वो मैंने पूरा एक्सप्लेन करा है इमरजेंसी रिलेटेड। ठीक है, तो ये था आपका कि आर्टिकल 52 कहता था पहले कि जो हमारा प्रेसिडेंट है वो इमरजेंसी लगा सकता है एक्सटर्नल एग्रेशन
अगर हो या फिर इंटरनल डिस्टर्बेंसेस की वजह से, आर्टिकल 352 में, ठीक है। अब 1962 में, 1962 में तो एक बार हमारा इंडिया चाइना वॉर हुआ था, तब इमरजेंसी लगी थी, लर्न रखना है। 1962 में लगी थी। फिर हमारी 1971 में इमरजेंसी लगी थी। आई लिख रही हूँ इंडिया के लिए, चाइना, ठीक है। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान की जब लड़ाई हुई थी, तब हमारी इमरजेंसी लगी थी। और हमारी 1975, 1975 इंदिरा गांधी जी के टाइम पे प्रेसिडेंट थे हमारे फखरुद्दीन अली अहमद, तब इमरजेंसी लगी थी। लेकिन जो ये तब इमरजेंसी लगी थी ना, ये इंटरनल डिस्टरबेंसेस की वजह से लगी थी ना, ठीक है। इंटरनल डिस्टरबेंसेस मतलब हमारे कंट्री में ही कुछ डिस्टरबेंसेस हुए थे, उसकी वजह से लगी थी। और ये जो दो इमरजेंसी थी, ये एक्सटर्नल की वजह से लगी थी, मतलब बाहर से कोई हमारी कंट्री को खतरा था। अब ये जो 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई हमारे इंडिया में, ठीक है, इसी के बाद बोला गया 44th अमेंडमेंट एक्ट आया आपका। 44th अमेंडमेंट एक्ट आया आपका 1978 में। इन्होंने कहा, ठीक है, इस एक्ट ने बोला कि अभी तो आपने इमरजेंसी लगा दी, ठीक है, जो भी हुआ, लेकिन तब से बोला गया है, इस एक्ट में चेंजेस लाए गए, अमेंडमेंट लाया गया 42nd वाले में, कि अब कोई भी प्रेसिडेंट जो है इमरजेंसी इमरजेंसी जो है वो नहीं लगा सकता। अगर कोई इंटरनल डिस्टरबेंस है, तब कोई भी प्रेसिडेंट कंट्री में इमरजेंसी नहीं लगाएगा। इमरजेंसी तभी लगेगी जब कोई हमारे कंट्री को सिक्योरिटी को, हमारी कंट्री की सिक्योरिटी को बाहर के लोगों से थ्रेट है, बाहर की कंट्री से थ्रेट है, तभी इमरजेंसी लगेगी, वरना नहीं लगेगी। तो 44 और 42 ये दोनों चीज आपको अच्छे से लर्न रखनी है बाय हार्ट, ठीक है। बोला गया था नेशनल इमरजेंसी कैन ओनली बी डिक्लेयर्ड इफ देयर इज एक्सटर्नल एग्रेशन और वॉर। Moving to the next question. Who got Rajiv Gandhi खेल रत्न अवार्ड in 2019? 2019 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था एक दीपा मलिक को, एक मिला था बजरंग पुनिया को रेसलिंग में, ठीक है। आगे चलते हैं। विवेकानंद रॉक मेमोरियल इज सिचुएटेड इन, विवेकानंद रॉक मेमोरियल है आपका कन्याकुमारी तमिलनाडु में सिचुएटेड, ठीक है। अब ये है क्या, एक बेसिकली मॉन्यूमेंट है। और आपसे अगर और आपको जानना है तो ये ववाथुराई जगह है, कन्याकुमारी में वावाथुराई एक जगह है, वहां पर ये मॉन्यूमेंट है, ठीक है। अब 1970 में, 1970 में ये बना था विवेकानंद रॉक मेमोरियल। प्लस बना किसके ऑनर में था, स्वामी विवेकानंद के ऑनर में, स्वामी विवेकानंद जी के ऑनर में बना था। कहते हैं उन्होंने ये जो रॉक है, एक वहां पत्थर है, उस पत्थर पे बैठ के जो है एनलाइटनमेंट अटेन करी थी, इस पत्थर पे बैठ के, इस वजह से उन्हीं की जो है याद में या फिर उन्हीं के ऑनर में ये वाला मेमोरियल बनाया गया। लेकिन लोकल जो लोग हैं वहां के, वो बोलते हैं कि एक गॉडेस है, कुमारी गॉडेस थी, तो उन्होंने इस पत्थर पे बैठ के तपस्या की थी बहुत सालों तक, ताकि वो शिव जी मतलब जो भी था शिव जी को पालें या फिर शिव जी के लिए बहुत कड़ी तपस्या करी थी, ठीक है, जो लोकल लोग कहते हैं। अदरवाइज बना जो ये था इस वजह से, ठीक है। तो आई होप आपको सब कुछ टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। ये हमारा लास्ट जो है वीडियो थी CHSL GS के लिए, मैंने बहुत अच्छे से आपको करा दिया है जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सारे पार्ट्स को अच्छे से देखिए, हर पार्ट में कुछ ना कुछ नया जानने को आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब मेरी ये वाली जो सीरीज थी ये खत्म हो चुकी है, अब मैं कोई नया टॉपिक शुरू करूंगी। सर को आप मैसेज कर दो कि अगर आपको कुछ नई चीज पढ़नी है, केमिस्ट्री बायो जो भी आपको पढ़ना है, वो आप सर को बता सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज, किसी क्वेश्चन में डाउट आए या कुछ भी आए, वैसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन से ऐसे डाउट होंगे नहीं, बट स्टिल अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। अदरवाइज हम एक आपको आईडी प्रोवाइड करेंगे इंक्वायरी के लिए, आप उसमें अपनी इंक्वायरी डाल सकते हैं, आपकी जो क्वेरी जो भी होगी वो रिजॉल्व होगी जल्दी से, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, हेल्थ का ध्यान रखो, बाहर बिल्कुल भी मत जाओ, ठीक है। बाहर निकलना मजबूरी है, मजबूती नहीं, इसको याद रखना है आपको सबको, ठीक है। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।